आज जैसे कि आपको पता है कि 29 नवंबर है और कल जो है 30 नवंबर है, और कल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद को 58 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे 58 साल हो गए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 30 नवंबर को बुनियाद डाली गई और कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में अवाम के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए एक आवाज़ के तौर पर, उनके हुकूक के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लॉन्च किया। कल 30 नवंबर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खिताब करेंगे और पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़ायद जगहों पर इज्तिमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किए जा रहे हैं। जहाँ पे पीपल्स पार्टी की 58 जो है उनकी फाउंडेशन डे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो मनाया जाएगा और मुख्तलिफ़ तकारीब होंगी, वहाँ पे उनके केक काटे जाएंगे और यकमुश्त जो है स्क्रीन्स के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में डिजिटल स्क्रीन्स के ज़रिए जो है वो ख़िताब नशर किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो यकमुश्त उस ख़िताब को सुनेंगे। पाकिस्तान में जो 58 साल की मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए हैं, उसमें जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया है, इसकी मिसाल दुनिया भर में अगर आप देख लें, किसी भी इनकलाबी मुल्क को देख लें, किसी भी ऐसे मुल्क को देख लें जिसने कोई बहुत बड़े काम किए हों, तो उसमें ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है, कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जाता है, जिसने पाकिस्तान को इस तरह मजबूत किया कि आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन मैली आंख से उस तरह नहीं देख सकता और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पूरी दुनिया मान चुकी है कि एटमी ताकत का खालिक और कोई नहीं, कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाज़ा था कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास ये एटमी ताकत होगी, तो जो वो दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते, उनके क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन कायद अवाम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दिया, 73 का जो आइन था, और वो भी अजीम कारनामा कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का था। उसके बाद बेशतर उनके इस तरह के कायद अवाम के कारनामे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में इज़्ज़त मिली, और जो हमारे वो एक तबका था, एक माइंडसेट था, उस माइंडसेट का ख़ात्मा जो है वो कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने किया। फिर उसके बाद जब एक अदालती कत्ल के ज़रिए कायद अवाम को शहीद किया गया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इस मुल्क के लिए बेशतर काम किए, जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट वुमन बैंक और बाकी सारी चीज़ें की। और उसके बाद फिर जब प्रेसिडेंट असफ़ अली ज़रदारी साहब का दौर आया, तो उन्होंने भी जिस तरीके से मुल्क को 18th अमेंडमेंट दी, फिर उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी, फिर उन्होंने NFC अवार्ड दिया, फिर प्रेसिडेंट असफ़ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड दिए। हालांकि शनाख्ती कार्ड की जो शुरुआत थी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले वो कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, लेकिन फिर उसको डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड जो दादरा बनी, और वो करने वाले प्रेसिडेंट असफ़ अली ज़रदारी साहब थे।
और इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का वो दौर चलता ही रहा। फिर जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान की सालमियत का मुकदमा पूरी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने पेश किया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने दिलेरी के साथ, जिस भारत ने उनके सर की कीमत रखी हुई थी, एक सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के लिए हेड मनी रखी हुई थी, और वो जिस तरीके से उस दिलेरी के साथ वहाँ पे गए और कहा कि बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ कश्मीर के, उसके कहने के बाद जब उन पर रखा गया, फिर उन्होंने भारत जाके जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पे पाकिस्तान का मुकदमा और कश्मीर का मुकदमा रखा, वो भी जो है पूरी हिस्ट्री है कि एक फॉरेन मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एक मुल्क की रूलिंग पार्टी हेड मनी रखती है और वो लीडरशिप जो है वो वहाँ जाके अपने मुल्क का मुकदमा रखते हैं। और उससे पहले जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ कश्मीर की बात की, उसको भी जो है वो एक हिम्मत और वो जो उनकी करेज थी उसकी अक्कासी करता है। फिर आपने देखा कि ये तो मैं बताया कि जो फॉरेन लेवल पे और बड़े लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन फिर जो सैलाब के मौके पे जो सूरत हाल थी, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा, जो 21 लाख घर जो बनाए जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी जमात नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा कि जी जहाँ पे सरकार जो है अपने बेज़मीन और जो वो लोग जो कि गुर्बत की निचली सतह से भी नीचे थे और जिनके कोई अपनी ना ज़मीन थी ना घर था, उनको 21 लाख घर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है बना के दे रही है, इसका दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। पूरे दुनिया में आप आज गूगल कर लें, आज चैट जीपीटी कर लें, कोई और चीज़ देख लें, कहीं पे भी आपको अगर लिखेंगे आप कि भाई लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द वर्ल्ड, तो वहाँ नाम आएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में सूबा सिंध का, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है जो इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करके दे रही है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल है इस पाकिस्तान में, इस तरह बेशतर चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को टाइम ज़्यादा उसमें नहीं लाऊंगा, लेकिन बेशतर प्रोजेक्ट्स से मैं गिनवा सकता हूँ कि थर कोल से लेकर मुल्क में एनर्जी के क्राइसिस से लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े क्राइसिस जो थे वो एनर्जी के थे, और जिस तरीके से एनर्जी के क्राइसिस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा कि जी मुझे थर के कोयले से हमें जो है वो पाकिस्तान में बिजली के प्रोजेक्ट शुरू करने, केटी बंदर के प्रोजेक्ट शुरू किए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, जब फिर उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, तब वो प्रोजेक्ट सारे बंद कर दिए गए थे उस वक्त। लेकिन फिर जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत आई 2008 में, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि जी मुझे थर से कोयला निकालना है, क्योंकि ये शहीद बीबी का ख्वाब था। और आपने देखा कि आज जिस तरीके से थर का कोयला निकल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी माहिरीन, पूरे पाकिस्तान के एनर्जी के एक्सपर्ट इस वक्त ये इस चीज़ पे को मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सस्ती बिजली पैदा हो सकती है तो वो कोयले से हो सकती है, तो वो भी थर पार्कर के कोयले से। वैसे आप अपना कोयला इंपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोकस कर रही है, अभी भी आप देखें कि कोई 56 बिलियन तक, जो 55.9 बिलियन के लिए जो पैसे हुकूमत सिंध खर्च कर रही है और अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस दे रही है ताकि वो गंदम लगा सके। इससे पहले आपने देखा कि गंदम की शॉर्टेज हुई, लास्ट ईयर आपने कोई सपोर्ट नहीं दी और आपको इंपोर्ट करनी पड़ी। जब इंपोर्ट कर रहे हो तो आप गैर मुल्की किसानों को सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की जो किसान हैं जिन मुल्कों से आप खरीद रहे हैं गंदम, वहाँ के उनको आप सपोर्ट प्राइस देने के लिए तैयार हैं। अपने मुल्क के किसानों को और जो है फार्मर्स को आप सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी लॉजिक थी, ये कौन सा फार्मूला था, ये कौन सी अकल थी? तो वही जो मैंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनका वो विजन है कि वो अपने मुल्क के उन किसानों को, अपने मुल्क के उन मज़दूरों को, अपने मुल्क के उन गरीब आवाम के लिए वो सारी उनके जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन गरीब लोगों के लिए ही हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जी पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा कुर्बानी भी दी और जान के नजराने में दिए।
पाकिस्तान में किसी एक जमात का कोई नाम ले दे जिसकी पूरे के पूरी लीडरशिप, पूरे के पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया गया हो, कोई एक पार्टी का नाम ले दे मुझे आप। हमेशा मुख्तलिफ पार्टियाँ आई हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आई हैं, लेकिन जान का नजराना, कैदोबंद की सोबतें, फांसी, कोड़े, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए खड़े होकर, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खड़े होकर जिस तरह कुर्बानी दी है, इस तरह की कुर्बानी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया 27 दिसंबर को, तो उस वक्त जो हालात थे और उस हालात में जिस तरीके से उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त गड़ी खुदा बख्श में जिस तरीके से पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, आज वो सिर्फ एक बात लगती है, लेकिन उस वक्त जो सेंसिटिविटी थी उसमें पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना और उस पर जिस तरीके से वहाँ पे जो आग लगाना लोग चाह रहे थे, उनको खामोश करवाना, ये बहुत बड़ा कमाल था उनका। और मैं समझता हूँ कि यही एक आपकी पैट्रियाटिज़म की एक सोच है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने भी उन्होंने जो है वो जुल्म सहे, कितनी भी उन्होंने तकलीफ़ें सही, कितनी भी सोबतें सही, लेकिन कभी भी किसी वक्त ना ही पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए, और ना ही कभी जो है किसी इदारे को जो है उसके खिलाफ कोई साजिश की। बाकी जमातें सबका आपको नज़र आ जाएंगी कि जब भी कभी जो इक़्तिदार में होते हैं तो उनकी टोन अलग होती है, जो जमातें इक़्तिदार में नहीं होती हैं तो उनकी टोन अलग होती है, इक़्तिदार में होती है तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है, इक़्तिदार में नहीं होती तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे इक़्तिदार में है या इक़्तिदार में नहीं है, उसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर बात की है तो वो अपने मुल्क को मजबूत करने की बात की है, अपने इदारों को मजबूत करने की बात की है, अपने इदारे के साथ खड़े होने की बात की है। यही एक डेमोक्रेटिक सोच और यही एक पैट्रियाटिज़म की सोच है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मिलेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलेगी। मैं बाकी किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ना बाकी पार्टियों के मिसालें दूंगा, क्योंकि जो आप साफ़ी हैं आपको भी पता है कि कौन कौन सी पार्टी का क्या रोल रहा है पाकिस्तान में और किस किन हालात में किस तरीके से उनके बयानिए और नज़रिए तब्दील होते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए, नज़रिए, जिदोजहदें हमेशा जो है वो डेमोक्रेसी के लिए और इस मुल्क के लिए रही है। तो ये जो 58 साल कल मुकम्मल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। इन 58 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, मैंने कहा कि 58 साल चले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ 58 साल में बहुत बड़े साजिशें भी हुई हैं, और वो साजिशें किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं हुई। बहुत बड़े मीडिया ट्रायल्स भी हुए, बहुत बड़े जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कोशिशें भी की गई, उनको जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की। आप देखेंगे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो 12 साल बगैर किसी कॉन्विक्शन के जेल में रहे, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होकर निकले। लेकिन कभी भी जेल में भी बैठकर कभी भी ना पीपल्स पार्टी की टोन में, ना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की टोन में कभी भी मुल्क के ख़िलाफ़ या खुदा न खासा इदारों के ख़िलाफ़ कोई साजिश है, ना सोशल मीडिया पे, ना कोई बयानियों में नहीं आपको मिली होंगी। बाकी सारी पार्टियों ने जब जेलों में गए तो उनकी बयानिए भी मुख्तलिफ थे, उनकी आज तक उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानिए या इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा फर्म रही, हमेशा मिच्योर रही, हमेशा उन्होंने हर चीज़ को, तकलीफ़ों को भी उन्होंने जो है बर्दाश्त किया, उन्होंने फांसी के फंदों को भी चूमा, उन्होंने जो है दहशत गर्दियों का भी मुकाबला किया पीपल्स पार्टी ने, और किसी ने नहीं किया। तो ये मैं नौजवान नस्ल जो आज की नस्ल है, जिसको शायद आज पाकिस्तान का 58 साल का माजी नहीं पता, उन सब के लिए मैसेज है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पूरे का पूरा ख़ानदान, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको शहीद किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने जो जिस तरह जदोजहद की, जिस तरीके से उनको लाठियाँ लगी, जिस तरीके से उन्होंने ख़ुद अपनी मौजूदगी में अपने 2 बेटों की शहादत देखी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया, शहीद शाहनवाज भुट्टो को शहीद किया गया। जिस तरह ये पूरे ख़ानदान को जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल जेल में भुगतना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। और ये कुर्बानी
ता क़यामत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जारी रहेगी। हम आज भी अपने मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। आज भी अपने मुल्क में हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम मुल्क के इदारों के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के हर उस किसान के साथ खड़े हैं, हर उस मज़दूर के साथ खड़े हैं, हर उस मज़लूम के साथ खड़े हैं जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है। और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस नज़रिए पे कायम रहेगी। थैंक यू। अच्छा जी, पहले आपने बात की भारतीय वज़ीर दिफा। देखिए जी, जिस तरीके से आपको याद होगा कि भारत ने इससे पहले एक हरकत की थी और उनका अभिनंदन, एक जहाज़ लेकर आने की कोशिश को, जिस तरीके से उसको पाकिस्तान ने एक इबरतनाक उसको मिसाल दी कि भारत का जहाज़ गिराया गया और फिर इज़्ज़त के साथ, एक बड़े मेच्योरिटी के साथ और बड़ा फराख दिली के साथ उसको इज़्ज़त के साथ चाय पिला के वापस भेजा, जो भारतीयों के मुंह पे एक तमाचा था। इसे कहते हैं इखलाक की मार जो हमने उनको दी। फिर जब उन्होंने फिर दरअंदाजी की पहलगाम के बाद और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, पाकिस्तान ने कहा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम उसकी हर इन्वेस्टिगेशन जो भी आप लोगों ने करनी है हम तैयार है। लेकिन फिर भी भारत को एक तकलीफ थी, भारत को एक जंगी जुनून था, एक तकब्बुर था। मैं थोड़ा वाज़ेह करूँ, शायद ये बातें पहले ना हो, कि भारत की आप साइज़ देख लें, भारत की पॉपुलेशन देख लें, पाकिस्तान की साइज़ देख लें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख लें, भारत के रिसोर्सेज देख लें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज देख लें। रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और वो अपने आप को कहलवाता है कि वो सुपर पावर है। पाकिस्तान उससे रकबे के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से छोटा मुल्क है और पाकिस्तान जो है उसके एक अपने चैलेंजेस हैं। और पाकिस्तान ने बहुत अरसे से जो है हम वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ रहे हैं, जो कि भारत या और कोई मुल्क नहीं लड़ रहा। हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे जो कुर्बानियाँ हैं हमारे अफवाजों की, हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की, हमारी आवाम की, हमारे वकला की, हमारी पूरी सिविल सोसाइटी जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट और दहशतगर्दी के ये वाक़यात देखे, तो देखें पाकिस्तान कितने सालों से जो है अफगान वॉर के बाद से पाकिस्तान कितने सालों से जो है इन चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। वो चैलेंजेस में आपने देखा कि मार्केटों में, बाजारों में हमेशा इस तरह के ब्लास्ट होते, तो उन सारी चीज़, और भारत को वो चैलेंजेस नहीं थे। इसके बावजूद जो मैंने डायनामिक्स दिए, जब भारत ने ये हरकत की, तो जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने और हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, तो इस वक्त भारत और उसकी पूरी हुकूमत वो शर्मसार है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो कहीं पे दुनिया भर में उनको जग हंसाई हो रही है। जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो लोग तो कहते हैं भाई तुम इतने बड़े सुपर पावर, तुमको तुम्हारा हशर क्या किया पाकिस्तान ने, जिससे तुम्हारे राइफल जहाज़ों को जिस तरीके से गिराया गया। और मतलब इसके बाद और फिर इंटरनेशनली भी आप देखें कि भारत जो है वो आइसोलेशन में जा रहा है, तो जाहिर है वो इसकी इस तरह की ख्वाहिश या शोशे छोड़ते रहेंगे। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, सिंध ता क़यामत तक पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहेगा। ये भारतीय वज़ीर दिफा और उनकी ख्वाम ख्याली भी होगी, उनके ये एक वो उनके ख्वाब हो सकते हैं, ये ख्वाब कभी उनकी ताबीर नहीं होगी। पाकिस्तान बनाने वाला सूबा सिंध है। सिंध ने करारदाद सिंध असम्बली ने पास की, जिसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। सिंध ता क़यामत जो है वो अपने मुल्क प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहेगा। भारतीय शोशे, भारतीय ख्वाहिशें जो हैं, मैं समझ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ आपने उज़्मा बुखारी साहबा की बात की, मैं तो उसमें से कमेंट नहीं करना चाहता। उन्होंने क्या कहा, सॉरी बताएं। अच्छा, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरमा, आप ही जिस तरीके से, अब मैं ज़्यादा नहीं तफसीलात में जाना चाहता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जब भी आएंगे, बिलावल साहब जब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे, अवाम के मैंडेट पे आएंगे, आप लोगों की तरह नहीं आएंगे इक़्तिदार में। जी एक मीडिया ग्रुप का मालिक आके यहाँ पे लाहौर से कराची यूनिवर्सिटी और दीगर उसमें बातें करता है, डिवीजन होनी चाहिए, अगर ये कराची ना मिलता दुबई से आगे निकल जाएगा। लेकिन सियासी जमातों के बाद अब ये मीडिया मालिकान भी इस तरफ आ गए, किसका ये शोशा हो सकता है? और मतलब फिर भारत को तो छोड़े, अपने लोकल जो है वो भी अब बातें करने लगे हैं। सियासी जमातें जो कराची की थी, अब उसका जो हाल हो गया, बहरहाल क्या कहेंगे इस पे? तो रिपीट करिए इसको। मैं कह रहा हूँ कि
एक मीडिया मालिक जो है अच्छा, के चेयरमैन है जी, आमिर महमूद, वो इधर आके उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया है, शोशा जो है नया शोशा एक चैनल का मालिक फितने का सबब बन रहा है, मुल्क में तफरीक अच्छा जी, फैला रहा है, एक देखिए मेरी बात सुने, फैला रहा है, उस पर आके- आईने पाकिस्तान में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। अगर किसी को भी सूबा बनाने का शौक़ है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कोई इसने करना है तो कर ले। अगर आप समझते हैं कि उस प्रोसीजर के तहत कोई चीज़ आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि जो उस प्रोसीजर मौजूद है ना, उस प्रोसीजर में किसी के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं होना चाहिए कि सिंध की कोई तकसीम करे। अच्छा शरीफ साहब, ये बता दें कि गवर्नर साहब की तब्दीली की भी जो बात सुनाई दे रही है, आप ये अभी इस्लामाबाद में थे, बहुत सारे लोगों ने या शेरवानियाँ सिलवाने के लिए आर्डर दे दिया है, वो ले लें जाके शेरवानियाँ, या कुछ नहीं होगा? मुझे नहीं पता जी कि किसकी शेरवानी बन रही है, किसकी शेरवानी नहीं बन रही, लेकिन ये कि ये फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है, जब वो ले वो उनकी मर्जी है। सर ये बताइएगा भी फरमाएगा कि कल हमने देखा है कि इमरान खान की दो बहनें भारतीय चैनल्स के ऊपर नमदार हुई और वहाँ पर उन्होंने बैठकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर इंटरव्यूज दिए। ये वही मीडिया है जो कि मई के महीने में ये बता रहा था कि कराची पोर्ट पर भारत ने कब्जा कर लिया है और लाहौर की पोर्ट भी उन्होंने फतह कर ली है। तो ये पाकिस्तानी सियासतदानों का या उनके खानदान के लोगों का भारतीय चैनल्स पर जाकर बयानबाजी करना कितना शर्मनाक है हमारे लिए, कितना तकलीफ दे। और दूसरा, उन्होंने सिंदूर 2 ऑपरेशन लॉन्च करने की भी रिक्वेस्ट की है भारत पाकिस्तान के खिलाफ। इमरान खान को इनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखिए जी, जहाँ तक आपने बात की, मैं कहता हूँ शर्मनाक बात है ये, और मैं अभी वही मिसालें दे रहा था। क्या हुआ है इमरान खान के साथ? 2.5-3 साल जेल में रह गया है, ठीक है, और जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं कि भाई ठीक है, अच्छा खाना भी मिल रहा है, अच्छी तेरी सेहत भी अच्छी है, उनकी जो फैमिली भी मिल के आ रही है, कह रही है बिल्कुल सेहतियाब है, बिल्कुल ठीक है, तो मीन्स तो कोई टॉर्चर तशद्दुद तो नहीं हो रहा ना। अगर आप इतनी सी 2-2.5 साल की जेल में आप जो है, आप तो पहले दिन से मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पर आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी, आप मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक के मीडिया को भी आप अपने लिए उनसे हेल्प भी मांग रहे हो। तो अगर आपकी सोच ये है तो फिर मैंने आपको कहा कि आपका कंपैरिजन नहीं है, और उसकी जगह मैंने आपको पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री बता दी। जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, मैं आप तमाम सहाफ़ियों से पूछता हूँ, पाकिस्तान में कोई एक ऐसी जमात है? हमने अपने हीरोज़ को खो दिया, हमने पाकिस्तान के एसेट्स को खो दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एसेट थे, एसेट। हमें आज भी जो लीडरशिप क्राइसिस की बात करते हैं, क्योंकि शहीद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा ज़हीन, काबिल, उस विजन वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं है जिसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में पूरे मुसलमान कौम को इकट्ठा किया। उस वक्त वो मुसलमान ममालिक की एक कॉमन करेंसी बनाना चाहते थे, जो कि आपको सिर्फ चंद लोगों की उसमें अशात में मिलेगी। वो पाकिस्तानियों के लिए, सॉरी पूरी इस्लामिक ममालिक के लिए एक कॉमन करेंसी बनाना चाह रहे थे। जिस तरीके से आप देखें दुनिया भर में काफ़ी ममालिक जॉइंट करेंसी बना रहे थे, वो किसको खटकती थी? तो उन्होंने इंटरनेशनल ताकतों को चैलेंज करके अपने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। लेकिन जितने भी जुल्म हुए, कभी भी उन्होंने इस तरह की चीज़ें पीपल्स पार्टी की तरफ से आपने नहीं सुनी होगी। यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी नाखून भी नहीं टूटा और आपने जो है वो चिल्लाना शुरू किया और अपने मुल्क पे जो है आपने वो शुरू कर दिए साजिश। तो ये चीज़ें टोटली मैं समझता हूँ कि ये गलत हैं। मैं मशवरा दूंगा पीटीआई के लोगों को कि आपको जो भी अपनी लड़ाइयाँ हैं वो अदालतों के ज़रिए लड़ें, घर के अंदर की बातें घर के अंदर रखें, अपने इदारों को मुतनाज़ा ना बनाएं, अपने मुल्क को मुतनाज़ा ना बनाएं, इंटरनेशनल क़ुव्वतों से इस तरह की हेल्प ना लें, क्योंकि माजी में आप ले चुके हो, तो ये चीज़ें आप पे सूट नहीं करती। सर ये बताइएगा कि आईएमएफ की रिसेंट में रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि कुछ प्रोजेक्ट जो बनते हैं उनको जानबूझ के ताकीद की जाती है, मंसूबे की लागत बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेसी और कुछ सियासी, उन्होंने किसी सियासी जमात या किसी सियासी फर्द को नॉमिनेट नहीं किया। उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा कि ये चीज़ें जानबूझ के की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें कोई फ्लॉज सिस्टम में ज़रूर होंगे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमेशा होती है। तो इसमें जो नए सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कराची सूबा बनेगा ना तो दुबई से आगे निकलेगा, सिंगापुर से। तो मतलब ऐसा क्या ये सोच रहे हैं, क्या है इनके दिमाग में? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि तासिस के करीब ही ये बोला है। मैं आपको बताऊँ कि वाकई कराची जो है ना वो दुबई से आगे था, ये किसी को पता नहीं है।
कराची दुबई से आगे था। और मैं ये चीज़ें आपको सिर्फ जुमले के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, ये इसके मैं आपको हक़ाइक़ पेश कर सकता हूँ। पाकिस्तान बनने से पहले भी कराची में ट्राम चलती थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी कराची में ट्राम चलती थी। यहाँ सड़कें धोई जाती थी, यहाँ पे कोई मसाइल नहीं थे। यहाँ के पोर्ट, यहाँ की इमारतें, और आपके गल्फ़ से, यूएई से, बाकी ममालिक से लोग पढ़ाई करने कराची आते थे। हम जब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, मेहरान यूनिवर्सिटी और सिंध यूनिवर्सिटीज़ में, तो उस वक्त जो स्टूडेंट इंटरनेशनल हॉस्टल आज भी मौजूद है वहाँ पे, उनके नाम है इंटरनेशनल हॉस्टल्स, जो आज खाली पड़ी हुई हैं। वो इंटरनेशनल हॉस्टल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते थे, हमारे फ़लस्तीनी भाई पढ़ते थे, हमारे यूएई की, हम उन फैमिलीज को जानते हैं जिनकी एजुकेशन पाकिस्तान से थी। तो इसको तबाह क्यों हुआ, तबाह कैसे हुआ? जब आपके पास यहाँ पे हमने जब देखा कि जी किस तरीके से कराची को एक प्लान के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया, और फिर अल्ताफ़ हुसैन नामी शख्स ने जो कराची को दिया, जिस तरीके से उसने यहाँ पे हथियारें दी, जिन दीवारों पे कराची में एक खूबसूरत काश्तकारी होती थी, वहाँ पे वो हुकूक और मौत और वो क्लैशन की तस्वीरें ये कराची में बनी। फिर आपने देखा हीरोइन कल्चर आया, फिर आपने देखा भत्ते का कल्चर आया, फिर आपने देखा बोरी बंद लाशें दी गई, फिर आपने देखा कि ऐसे बलदियाती नुमाइंदे मुंतखब किए गए, मैं भी बलदियात का वज़ीर रहा हूँ, कि फुटपाथों पर जो है ना वो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज़ को जगह दी गई। फुटपाथों पर रोडों की जो क्या कहते हैं चाइना कटेंगे और फलाना कटेंगे, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कराची वाकई जो आज कह रहे हैं कराची दुबई से बन जाएगा या बन जाएगा सिंगापुर बन जाएगा, कराची दुबई से बेहतर था मेरे भाई। और इसकी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो किसी पुराने आदमी को, मतलब जिसकी उम्र अभी 70-75 साल हो, उसको बोल देंगे जी वो उस दौर की सारी तस्वीरें, मैं आपको दिखा दूंगा भाई आपके पास कि कराची दुबई, कराची को तबाह इन चीज़ों ने किया है जिसकी वजह से कराची का ये अशर। लेकिन अब भी कराची बेहतर हो रहा है। मैं कराची के दोस्तों को बताऊं कि हमें मायूस, ठीक है, लोग उनको तकलीफ, कुछ चीज़ों में तकलीफ होगी, मायूसी नहीं है। मार्च तक आपको कराची में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नज़र आएंगे। बाकी जिन प्रोजेक्ट्स में रुकने वो बेहतर होंगे। कराची इंशाल्लाह ताला अगले चंद टाइम में बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। कराची का कचरा जो है वो काफ़ी हद तक उठाया जा रहा है। कराची के पानी के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। कराची की सड़कों पे चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब सब दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी मेहनत कर रही है। शाहराह भुट्टो बनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट बनी है। जो जाके देखता है वो बोलता है जी कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट रोड बनी है, ये M9 से मिल रही है। इस तरीके से और जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे मार्च तक कंप्लीशन के करीब है। तो जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी नज़र आएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डबल डेकर जी इंशाल्लाह ताला पहुँचने वाली चंद दिनों में, इस वक्त समंदर के जरिए वो ज़रा वो पोर्ट के उसमें शिप के जरिए आती है, तो वो जैसे ही लास्ट क्वेश्चन कर दें। ये बताइएगा कि 7 दिसंबर सिंध का कल्चर डे है और सिंध गवर्नमेंट ने 144 नाफिज किया हुआ है रोडों पे निकलने 5 लोगों से ज्यादा, जैसा कि कल पीटीआई के लोग भी वहाँ पे गिरफ्तार हुए प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए। तो समझते हैं कि ये जो 7 दिसंबर को जो कल्चर डे है उससे पहले सिंध गवर्नमेंट 144 खत्म करेगी, सिंध के लोगों को यह दिया जाएगा कि वो इकट्ठे होकर निकले। देखिए मैं बात करूँगा कि उस पर क्या इशू है, लेकिन मेरे ख्याल से कि उस पर इतनी पाबंदी नहीं होगी, लेकिन भी इसको हम देख लेंगे। मेरे ख्याल से कल्चर डे को मनाने में कोई पाबंदी नहीं होगी, उस पर कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। थैंक यू।